गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और इसी जो चैप्टर जो है दूसरा क्लास 8 का है और कुछ बुक में द पुलिस एंड द कोर्ट इस टॉपिक से भी स्टार्ट किया है। दैट मीन्स अगर किसी बुक में इसी चैप्टर को द पुलिस एंड द कोर्ट से भी स्टार्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये क्राइम से रिलेटेड केसेस को डील करते हैं। दैट मीन्स कहीं पर भी क्राइम होता है, दैट मीन्स किसी का मर्डर हुआ है, किडनैपिंग हुआ है, रेप हुआ है, रॉबरी हुआ है, चोरी हुआ है, जो भी हो, इस तरह का जब भी अपराध होगा तो वहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही, और साथ साथ उसको जस्टिस दिलाने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता ही है। इसीलिए अगर इस चैप्टर को दूसरा बुक में, ठीक है, जनरली एक पब्लिकेशन है पाथवेज, ठीक है, उस पब्लिकेशन का जो बुक जो है जनरली आप कुछ स्कूल में वो बुक यूज करते हैं, उसमें पुलिस एंड द कोर्ट टॉपिक से ये चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो पुलिस एंड द कोर्ट टॉपिक से स्टार्ट करना भी सही है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब ही पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वहां होगा ही, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट वहां होगा ही। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड जो क्रिमिनल जो है वर्ड क्राइम से बना है। तो क्राइम क्या है? तो क्राइम को हम लोग दूसरा वर्ड में ऑफेंस भी कहते हैं। तो क्राइम आप कहे, आप ऑफेंस कहे, दैट मीन्स आप अपराध कहे, बात एक ही है। तो क्राइम एक्चुअली है क्या? इट इज एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। दैट मीन्स लॉ को ब्रेक करना, दैट मीन्स लॉ को वायलेट करना, दैट मीन्स कानून का उल्लंघन करना, यही क्राइम है। दैट मीन्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कतई भी किसी को ये इजाजत नहीं देते हैं कि किसी का मर्डर करो, किडनैपिंग करो। अगर करता है तो वो इंडिया का जो लॉ जो है उसका अगेंस्ट में काम कर रहा है, दैट मीन्स लॉ का ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स वो क्राइम कर रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। टाइप्स ऑफ क्राइम आप बोलो या तो टाइप्स ऑफ ऑफेंस बोलो, बात तो एक ही है ना। तो टाइप्स ऑफ क्राइम जो है जनरली जो अपराध जो होता है वो दो टाइप का होता है, ए कॉग्निसेबल ऑफेंस एंड बी नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस। ठीक है, और कॉग्निसेबल ऑफेंस जनरली जो है ये आपका एक हीनियस क्राइम है, दैट मीन्स जघन्य अपराध जिसको कहते हैं। ठीक है, सीरियस क्राइम है ये। ठीक है, दैट मीन्स बड़ा बड़ा अपराध करना, जैसे कि इसमें आता है मर्डर आता है, ठीक है, किसी का हत्या कर देना, अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी का हत्या करने का इंटेंशन से उन पर हमला करना, ठीक है, रेप करना, किडनैपिंग करना, दैट मीन्स किसी का अपहरण करना, थेफ्ट मतलब चोरी करना, रॉबरी, ये भी थेफ्ट और रॉबरी में थोड़ा डिफरेंस यही है। थेफ्ट आपका घर से कुछ ज्वेलरी चोरी हुआ, पैसा चोरी हुआ, ठीक है, और वो एक थेफ्ट है। अगर आपका घर से ही ज्वेलरी हो या तो पैसा हो, किसी कुछ लोग आए और आपका जो सर पर हथियार दिखाते हुए, आपको धमकाते हुए, डराते हुए आपसे वो आपका ज्वेलरी हो, पैसा हो, आपसे छीन करके ले गए, तो उस केसेस में इसको रॉबरी कहते हैं। तो चाहे रॉबरी हो चाहे थेफ्ट हो, और इसी तरह से इंस्टिगेट टू कमिट सुसाइड, किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना हो, ये सभी आपका हीनियस क्राइम में आता है। दैट मीन्स ये बहुत बड़ा अपराध है, दैट मीन्स ये सीरियस क्राइम है। तो ये सभी सीरियस क्राइम को कहते हैं कॉग्निसेबल ऑफेंस। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस या तो नॉन कॉग्निसेबल क्राइम जो होता है ये हीनियस क्राइम नहीं है, ये उसका कंपैरिजन में एक माइनर क्राइम है, छोटा मोटा आपका अपराध है, छोटा मोटा अपराध है। जैसे कि ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक न्यूसेंस, दैट मीन्स पब्लिक न्यूसेंस कहने का मतलब कि सोसाइटी में
एक जो शांत माहौल जो है उसको भंग करने का कोशिश करना। दैट मीन्स वहाँ पर जा कर के कहीं कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर जा कर के आपने तोड़ फोड़ कर दिए, गाली गलौज किए, ठीक है, वहाँ पर डिस्टरबेंस लाने का कोशिश किए, तो ये एक नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस है। इसी तरह से किसी पर हमला करना, हाँ, जान से मारने का हमला करना नहीं, मतलब किसी पर एक कैजुअल हमला करना। इसी तरह से मिस्चिफ बदमाशी करना, चीटिंग, फॉर्जरी, जालसाजी वगैरह करना, ये सभी आपका नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में आते हैं। फॉर्जरी में आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, मान के चलो कि आपका घर जो है, ठीक है, तो आपका घर में आप जनरली मान के चलो 2 बेटा है, ठीक है, 2 बेटा है, तो पापा का जो प्रॉपर्टी जो है, पेरेंट का जो प्रॉपर्टी जो है वो तो आप लोग को मिलेगा ही, और आप लोग जैसे ही बड़े होंगे तो प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। और उन्हीं में से जस्ट एज्यूम करो कि आपने एक फॉल्स पापा का सिग्नेचर करके और झूठा कुछ लिख करके वहाँ पर कि ऐसा एक अपने पेपर बनवाया कि जिसमें पूरा प्रॉपर्टी पापा ने आपका नाम कर दिया है, ठीक है, पापा का फॉल्स सिग्नेचर हिसाब कर दिया है। दैट मीन्स ये एक फॉर्जरी हुआ। इसी तरह से आपका किसी एग्जाम किसी और का है, ठीक है, और उसका एग्जाम आप बैठ रहे हो, ठीक है, किसी का जो सिग्नेचर को कॉपी करना इस तरह से, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह में, ये फॉर्जरी हुआ। तो इस टाइप का केसेस जो होता है ये टोटली नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में आता है, ठीक है। दैट मीन्स कॉग्निसेबल ऑफेंस का मतलब होता है हीनियस क्राइम, सीरियस क्राइम, ठीक है, और नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस है वो है एक माइनर क्राइम, ठीक है। ओके, जब यो अब यहाँ पर देखेंगे नोट जो देखिएगा, ठीक है, इन केस ऑफ कॉग्निसेबल ऑफेंस एफआईआर इज द मस्ट। दैट मीन्स हाँ, चाहे कॉग्निसेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस हो, दैट मीन्स अपराध तो हुआ है, चाहे बड़ा अपराध हो चाहे छोटा अपराध हो, तो अगर ये अपराध जो है कॉग्निसेबल है, बड़ा अपराध है, हीनियस अपराध है, उस केसेस में अगर पुलिस जब भी इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा तो बिना एफआईआर का नहीं करेगा। दैट मीन्स नोट में मैंने वहां पर येलो करके लिख दिया हूं, इन केस ऑफ कॉग्निसेबल ऑफेंस एफआईआर इज द मस्ट। दैट मीन्स कहीं पर भी कॉग्निसेबल ऑफेंस होता है तो बिना एफआईआर का पुलिस वहां पर आपका कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा बिना एफआईआर का, ठीक है। एफआईआर करना जरूरी है, मस्ट है कॉग्निसेबल केसेस में, तभी वो मैटर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, एफआईआर का बात कर ही दिए तो पहले बात करते हैं कि एफआईआर है क्या एक्चुअली, ठीक है, एफआईआर है क्या। तो फर्स्ट तो इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी कॉग्निसेबल जो क्राइम जो होगा उस रिलेटेड जो खबर फर्स्ट टाइम पुलिस तक पहुंचते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो पुलिस तक पहुंचते हैं, पहुंचाता है, ठीक है, यही है एफआईआर। फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स एफआईआर जनरली इसको अगर एक अच्छे ढंग से अगर कहना होगा तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। एफआईआर जो होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होता है प्रिपेयर्ड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा इसको तैयार करते हैं, ठीक है। और कब तैयार करते हैं? जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है, दैट मीन्स मान के चलो कहीं किसी एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के कहीं मर्डर हुआ है और आपने देखे है वहाँ पर मर्डर होते हुए, तो आप पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन में आपने इन्फॉर्म कर दिए, ठीक है। पुलिस स्टेशन में जैसे इन्फॉर्म किए तो पुलिस ने वहाँ पर आप एफआईआर का एक डायरी रहता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। एफआईआर का डायरी में वो मेंशन करेंगे, ठीक है, वो मर्डर कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कितना बजे हुआ है, कौन सा डेट में हुआ है, ठीक है। और हो सकता होगा जिसने भी इन्फॉर्म किया होगा तो उनको किसी पर सस्पेक्ट होगा, ठीक है, या तो देखे भी होंगे कि किसी ने क्राइम करते हुए किसी को मारते हुए, तो सस्पेक्टेड पर्सन का नाम भी होगा,
और FIR जिसने किया है वो भी उस पेपर पर साइन करेंगे। दैट मीन्स FIR जनरली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पुलिस तैयार करते हैं, और उस FIR जो होगा उसमें पुलिस लिखेंगे कि क्राइम कहाँ हुआ है, ठीक है, किसका वहाँ पर क्राइम हुआ है, ठीक है, और कौन सा प्लेस में हुआ है, ठीक है, कितना बजे हुआ है, कौन सा डेट में हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़ मेंशन करेंगे। और सस्पेक्टेड पर्सन क्या है वो सारा चीज़ मेंशन करेंगे FIR में। ओके, और FIR के लिए जो व्यक्ति इन्फॉर्म करते हैं, दैट मीन्स FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो उनका भी वहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, उनका भी वहाँ पर एड्रेस भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हु कैन फाइल FIR, और FIR कौन फाइल करेंगे, ठीक है, हु कैन फाइल FIR एंड वेयर, कहाँ पर, तो ठीक है लिखा रहे वहाँ पर, जो भी हो आप ऐसे ही सुन लीजिए आप, ठीक है, हु कैन फाइल FIR एंड वेयर, ठीक है। FIR कौन फाइल कर सकता है, तो फर्स्ट तो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कहीं पर किसी एक व्यक्ति का हत्या हो गया है सपोज, ठीक है, मर्डर हुआ है, तो जनरली उसका रिलेटिव वगैरह होगा, है कि नहीं, उसका फैमिली मेंबर्स होंगे या तो रिलेटिव्स होंगे, तो वो लोग पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे, तो इस तरह से FIR आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने देखा होगा, ठीक है, किसी व्यक्ति ने देखा होगा क्राइम होते हुए, उस क्राइम के बारे में जो जान रहे होंगे, तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे, इस तरह से FIR आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर देखेंगे, ठीक है, हत्या नहीं हुआ है, अब दूसरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हत्या नहीं हुआ है, किसी का रेप हुआ है, तो रेप हुआ है, तो उस केसेस में जिसका रेप हुआ है वो व्यक्ति खुद पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इस तरह से FIR का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी का मर्डर ही हो गया, तो वो जिनका मर्डर हो गया तो वो तो FIR कैसे करेंगे, है कि नहीं, दैट मीन जिनका मर्डर हो गया वो तो FIR कैसे करेंगे। हाँ, अगर किसी का रेप हो गया तो रेप हो गया, ठीक है, किंतु मर्डर नहीं हुआ है, ठीक है, रेप हो गया किंतु हत्या नहीं हुआ है, तो रेप जिनका हुआ है वो FIR खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिनका मर्डर ही हो गया है तो FIR कैसे करेंगे, तो उनका रिलेटिव करेंगे, उनका फैमिली मेंबर करेंगे, और रिलेटिव और फैमिली मेंबर ही नहीं कोई भी कर सकता है FIR, जिनको उस क्राइम का बारे में जानकारी हो, जिसने देखा होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपका FIR कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। अब मान के चलो कि कहीं किसी का मर्डर हुआ है और उस व्यक्ति का ना तो कोई रिलेटिव है ना तो कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, साथ साथ ना तो किसी ने देखा ही है, दैट मीन्स किसी ने वहाँ पर FIR के लिए आगे कोई प्रोसेस बढ़ाया ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो उस केसेस में आपका हत्या जिनका हो गया है वो तो हत्या हो गया है, ठीक है, हत्या हो गया, खत्म हो गया उनका, तो अब यहाँ पर क्या, हत्या हो गया तो उनका आत्मा को तो शांति मिलना चाहिए ना, जस्टिस मिलना चाहिए ना, चाहे उनका आत्मा को भी हो, तो जो भी हो, अब यहाँ पर जैसे ही हत्या हो गया है तो क्या पुलिस, अब यहाँ पर किसी ने FIR नहीं किया है बोल करके, दैट मीन्स हत्या हुआ है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो FIR के बाद ही पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं, बिना यहाँ पर FIR तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जिनका हत्या हुआ है ना तो उनका रिलेटिव है ना तो उनका कोई फैमिली मेंबर है, ना को किसी ने भी वहाँ FIR किया ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, क्या पुलिस यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे, तो करना तो जरूर होगा ना, सोसाइटी में इस तरह का आपका बिहेवियर वगैरह को तो रोकना होगा ना, तो पुलिस क्या करेंगे, तो कहीं पर हत्या होता है तो पुलिस को तो जाना है, देखना है, तो पुलिस जाएंगे और पुलिस वहाँ पर खुद ही FIR फाइल करेंगे, खुद पुलिस FIR फाइल करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पर मेंशन करेंगे इतना बजे, ठीक है, इस डेट पर, इस प्लेस पर, ठीक है, इतना उम्र का, अगर नाम नहीं जानता होगा, आप किसी का हत्या हुआ तो नाम अगर नहीं जान रहे, ठीक है, इतना उम्र का, लगभग इतना उम्र का व्यक्ति का हत्या हुआ है, ठीक है, वो FIR करेंगे इस तरह से। उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन किसने किया होगा, कैसे किया होगा, क्यों किया होगा, ये सारा चीज़ का इन्वेस्टिगेशन उसके बाद वो लोग करेंगे। दैट मीन्स FIR कौन कर सकता है, मैटर तो यहाँ पर FIR कौन कर सकता है, तो आंसर होगा कोई भी,
कोई भी कर सकता है, विक्टिम कर सकता है। दैट मीन्स जिन पर आपका घटना घटा है वो व्यक्ति कर सकता है। दैट मीन्स जिन पर जिसका रेप हुआ है तो वो व्यक्ति विक्टिम हो गए, है कि नहीं, तो वो कर सकते हैं। या तो उनका रिलेटिव कर सकता है, उनका फ्रेंड्स कर सकता है। दैट मीन्स उस क्राइम का बारे में जानने वाले कोई भी व्यक्ति एफआईआर कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं है तो पुलिस खुद कर लेगा। ओके, अब एफआईआर, ओके, हाउ टू फाइल एफआईआर हुआ। ठीक है, और इसका सचत सॉरी हु कैन फाइल एफआईआर था ना, हु कैन फाइल एफआईआर एंड वेयर। अब कहाँ एफआईआर करेंगे, तो जनरली यहाँ पर दो बात है। एफआईआर जनरली होता तो वहीं पर है, दैट मीन्स होता तो वहीं पर है। कहने का मतलब कि आपका जो पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस स्टेशन का भी अपना अपना एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो क्राइम जो हुआ है, आप कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है। जो क्राइम जो हुआ है, मान के चलो कोई मर्डर हुआ है, तो कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि मान के चलो आपका किसी का मर्डर हुआ है, आपका मान के चलो हाजीपुर में। ठीक है, अब हाजीपुर का कौन सा प्लेस में मर्डर हुआ है और वो कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है, तो एफआईआर तो वहीं होना चाहिए। किंतु हर समय ये पॉसिबल नहीं है कि वहीं पर एफआईआर करे। ठीक है, तो इसीलिए एफआईआर जो है ये जरूरी नहीं कि जहां पर क्राइम हुआ है और वो एरिया जिस पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है वहीं पर एफआईआर करे, ये जरूरी नहीं है। एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकता है। हाँ, इतना जरूरी है कि एफआईआर सपोज करो हाजीपुर का किसी एक प्लेस में किसी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, तो एफआईआर आपने किए किसी एक और जगह, मान के चलो पूर्णिया में आपने एफआईआर कर दिया, तो भागलपुर में एफआईआर कर दिए, तो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ये घटना कहाँ पर हुआ था, उस पुलिस स्टेशन को ये एफआईआर ट्रांसफ़र कर देना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किंतु एफआईआर आप कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद हाउ टू फाइल एफआईआर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर तो आपने समझे कि हु कैन फाइल एफआईआर। एफआईआर कोई भी फाइल कर सकता है, कहाँ, कहीं भी, किसी भी पुलिस स्टेशन में। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू फाइल एफआईआर। एफआईआर आप कैसे फाइल करेंगे। ठीक है, तो एफआईआर फाइल करने के लिए वेरी सिंपल है, विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। दैट मीन्स एफआईआर आपको फाइल करना है। ठीक है, तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में जाइए। ठीक है, और पुलिस स्टेशन में जा करके ओरली इन्फॉर्म कीजिए वहाँ पर। दैट मीन्स आप बोल करके ही इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पर ऐसा हत्या हुआ है। ठीक है, तो इतना बजे वो सारा डिटेल आप दीजिए, कहने का मतलब। ठीक है, दैट मीन्स ओरली भी आप बोल सकते हो पुलिस स्टेशन में जा करके। ओके, नंबर 2 आप रिटर्न में भी दे सकते हो। ठीक है, लिख करके आप दीजिए, वो और अच्छा है। नहीं तो आप ऐसा भी नहीं कि आप फिजिकली आपको पुलिस स्टेशन में विजिट करना ही होगा एफआईआर करने के लिए। आप ईमेल के जरिए भी भेज सकते हो, ये इन्फॉर्म कर सकते हो पुलिस को, मैसेज भी दे सकते हो, टेलीफोनिक कॉल भी कर सकते हो। दैट मीन्स फ़ोन के जरिए भी ये हो सकता है एफआईआर के लिए। दैट मीन्स एफआईआर के लिए जनरली एफआईआर फाइल होता तो है पुलिस स्टेशन में ही। तो पुलिस स्टेशन में आप फिजिकली आप विजिट करोगे और वहाँ पर ओरली बोलोगे, आप बोलोगे कि कहाँ पर क्या घटना हुआ है। ठीक है, इस तरह से भी आप बोलेंगे। और जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होंगे, जनरली सब इंस्पेक्टर वगैरह होंगे, वो लोग उसको एफआईआर का डायरी जो होगा उसमें मेंशन करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे और उसमें फाइल नंबर वगैरह देगा। ठीक है, तो इस तरह से एफआईआर दर्ज होता है। और नहीं, आप लिख करके दीजिए, लिख करके देंगे तो वो उसी जो लिख कि आपने जो दिए उसी को भी वो लोग जो पुलिस जो होता है, जो एफआईआर का डायरी जो होता है उसमें अटैच करके फाइल नंबर वगैरह दे देंगे। इस तरह से भी एफआईआर दर्ज हो गया। नहीं तो आप ईमेल के जरिए भेजे, मैसेज के जरिए भेजे, तो उस समय फिर पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फिर एफआईआर का डायरी में लिखेंगे, फाइल नंबर वगैरह मेंशन करेंगे। तो इस तरह से भी एफआईआर हो सकता है। ओके, अब व्हाट इफ पुलिस रिफ्यूज टू फाइल एफआईआर। ठीक है, एफआईआर तो आप को किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुलिस एफआईआर करने के लिए मना कर देते हैं।
ठीक है, एफआईआर करना ही नहीं मानता है। दैट मीन्स होगा कि उस पुलिस का जिसका अगेंस्ट में आप एफआईआर करने के लिए गए हो, तो उस व्यक्ति का पुलिस का साथ उठना बैठना होगा। दैट मीन्स वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, ठीक है। अब पुलिस एफआईआर करने के लिए ही यहाँ पर मना कर देते। तो बहुत सारा आप फिल्म वगैरह देखते हो, बहुत बड़ी बड़ी बाहुबली वगैरह है, तो क्या बोलते हैं, बाहुबली महाबली जो भी हो, ठीक है। दैट मीन्स वो जो बड़े बड़े लोग जो है जनरली क्या करते हैं कि क्राइम भी कर रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या भी होता है कि उनका अगेंस्ट में एक भी एफआईआर फाइल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पुलिस एफआईआर फाइल करता ही नहीं। कोई जाता भी है उनके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करने के लिए तो पुलिस एक्सेप्ट करता ही नहीं, एफआईआर फाइल करता ही नहीं है। तो अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए डिनाई करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही सुन लीजिए कि अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए डिनाई करता है तो वो एक्चुअली इलीगल है। इंडिया का क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। दैट मीन्स अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए रिफ्यूज करता है तो वो टोटली इलीगल है। कहने का मतलब उनको एफआईआर फाइल करना ही है, चाहे वो क्राइम उन्हीं पुलिस स्टेशन का कंट्रोल में पड़ता हो या नहीं भी पड़ता हो, उससे कोई मतलब नहीं, उनको एफआईआर फाइल करना है। किंतु ऐसा तो होता नहीं, अक्सर जो लिखा रहता है ऐसा ही हो। अगर नहीं करता है तो क्या करेंगे? नहीं करता है तो उससे हायर अथॉरिटी का पास जाएंगे, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पास जाएंगे, ठीक है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पास जाएंगे, अगर वहां पर भी नहीं होता है आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट का पास जाइए। मजिस्ट्रेट का पास जब जाएंगे तो मजिस्ट्रेट उस पुलिस स्टेशन को वहां पर ऑर्डर देंगे, नंबर 1 तो कि एफआईआर फाइल करो, तो कोर्ट का ऑर्डर है, मानेगा। या तो वो जो मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट में वो अपने से लिखेंगे एक एफआईआर और पुलिस स्टेशन को भेजेगा और बोलेगा कि इसमें फाइल नंबर वगैरह मेंशन करके एफआईआर दर्ज करो, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। और नहीं तो बहुत सारा ह्यूमन राइट वगैरह पड़ा हुआ है। दैट मीन्स ह्यूमन राइट मीन्स वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन के ही राइट के लिए लड़ते हैं। इस तरह का बहुत सारा संगठन है, उसका पास भी आप लोग जा सकते हो। इस तरह से एफआईआर दर्ज हो सकता है, ठीक है। और आप कैसे पता करेंगे कि एफआईआर करने के लिए तो आप गए तो एफआईआर फाइल किया कि नहीं, रजिस्टर किया कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा बात है कि जब भी आप एफआईआर फाइल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप एफआईआर में टोटल डेट, टाइम, ठीक है, टोटल डिटेल तो वहाँ पर दे देंगे, जो क्राइम हुआ है, ठीक है, सारा डिटेल तो आप वहाँ पर दे देंगे। साथ में वहाँ पर आपको क्या करेंगे कि वो सब मेंशन करने के बाद पुलिस अपना एफआईआर का डायरी में इसको मेंशन करेंगे, फाइल नंबर देंगे, तभी एफआईआर हो गया। उसके बाद वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन का स्टाम्प वगैरह लगेगा। उसके बाद उसमें 2 कॉपी उसका बनेगा, 1 कॉपी आपको देगा और उसमें आपको सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर भी करने के बाद 1 कॉपी आपको देगा, 1 कॉपी पुलिस वहाँ पर रखेगा और वो कॉपी प्रूफ है कि एफआईआर हुआ है। दैट मीन्स आपको 1 कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ है कि एफआईआर हुआ है। ओके, इसके बाद जो बाकी पार्ट है हम लोग दूसरे क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एफआईआर फाइल कैसे करेंगे, और पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए रिफ्यूज करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग को ये भी पता है कि कॉग्निसेबल ऑफेंस होगा उस केसेस में, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद एफआईआर भी हो चुका है, एफआईआर में सस्पेक्टेड पर्सन का नाम भी वहां पर लिख चुका है। तो यहाँ पर पुलिस जो है सस्पेक्टेड पर्सन को कॉग्निसेबल केसेस होगा, तो जैसे कि मर्डर होगा, तो ऐसा केसेस में, ऐसा ऑफेंस में बिना अरेस्ट वारंट को पुलिस उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर ऑफेंस जो होता है, दैट मीन्स क्राइम जो होता है, अपराध जो होता है, कहने का मतलब अगर नॉन कॉग्निसेबल होगा, दैट मीन्स हीनियस नहीं है, माइनर है, तो उस केसेस में पुलिस बिना अरेस्ट वारंट उस सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस को पहले कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेके आना होगा। तो यहाँ वारंट क्या होता है? तो वारंट परमिशन है, ये कोर्ट द्वारा दिया गया
जेनरली नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में यहाँ पर सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने कोर्ट द्वारा लिया गया एक परमिशन होता है आपका ये वारंट या तो अरेस्ट वारंट। ओके, अब जैसे ही सस्पेक्टेड पर्सन को पुलिस अरेस्ट करते हैं तो अब यहाँ पर आता है पुलिस कस्टडी। वहां पर लिखा है हमने पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी क्या होता है? तो दैट मीन्स जैसे ही पुलिस किसी सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है। ओके, पुलिस कस्टडी में है। इसी तरह से अब चार्जशीट जो है दैट मीन्स एफआईआर भी हुआ, सपोज करो कॉग्निसेबल ऑफेंस से एफआईआर भी हुआ, उसके बाद पुलिस ने सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट भी कर लिए और अरेस्ट करने के बाद अब कॉग्निसेबल ऑफेंस में यहाँ पर एफआईआर हुआ, उसके बाद अरेस्ट भी कर लिए सस्पेक्टेड पर्सन को। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब यहाँ पर पुलिस कोशिश करेंगे एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करने का, पुलिस कोशिश करेंगे विटनेस का स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करने का। दैट मीन्स अगर कहीं हत्या हुआ है तो वहाँ पर हत्यारा ने जो हथियार का यूज किया होगा खून लगा हुआ कपड़ा वगैरह होगा, ये सारा चीज पुलिस कलेक्ट करेंगे। और इसी तरह से पुलिस जो होता है विटनेस जो होता है, किसी ने तो देखा होगा, उनका जो स्टेटमेंट जो होता है बयान जो होता है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह से अगर पुलिस या फुल्ली कंफर्म होते हैं कि जिन व्यक्ति का ऊपर एफआईआर हुआ था, दैट मीन्स एफआईआर में जिन व्यक्ति का सस्पेक्टेड पर्सन का रूप में वहां पर एफआईआर में उनका नाम दिया गया था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि पुलिस को पूरा एविडेंस वगैरह भी मिल गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, और विटनेस का रिकॉर्ड वगैरह स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर लिया, तो पुलिस कंफर्म हो गया कि एफआईआर में जिन व्यक्ति को सस्पेक्टेड बताया गया है वही वाकई में उन्होंने क्राइम भी किया है। अगर पुलिस का नज़र में ऐसा लगता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन यही कंफर्म करता है पुलिस को, तो अब पुलिस क्या करेंगे, इनको एक्यूज करार देते हुए, ठीक है, दैट मीन्स दोषी करार देते हुए अब ये पुलिस जो होता है चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे। दैट मीन्स चार्जशीट जो होता है पुलिस चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, ठीक है। दैट मीन्स जब इन्वेस्टिगेशन हुआ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, और इन्वेस्टिगेशन यही कंफर्म करता है, पुलिस को यही मालूम होता है कि एफआईआर में जिन व्यक्ति का नाम सस्पेक्टेड पर्सन का रूप में वहां पर दर्ज किया था वही व्यक्ति ने हाँ वाकई में क्राइम किया है, ऐसा पुलिस को लगता है, तो पुलिस चार्जशीट फाइल करेंगे। ओके, और इसके बाद ठीक है पुलिस चार्जशीट भी फाइल करेंगे, और चार्जशीट जैसे फाइल करेंगे पुलिस, कोर्ट में अब केस शुरू होगा। वहां पर कोर्ट में अब केस शुरू होगा। अब कोर्ट में केस तो शुरू होगा, किंतु ये केस को आपका खत्म होने के लिए टाइम लग सकता है, आपका वर्षों भी लग सकता है। तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किए हुए पुलिस ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं ये बता दूं कि अरेस्ट क्यों करते हैं पुलिस, किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को पुलिस अरेस्ट क्यों करते हैं, तो इसका एकमात्र आंसर यही है कि अरेस्ट इसीलिए करते, जैसे कि आपको अभी बताए कि पुलिस ने जैसे चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, तो उसके बाद केस शुरू होता है। अब केस खत्म होने के लिए ठीक है सालों भी लग सकता है, तो वहां पर जब तक केस खत्म नहीं होगा, केस खत्म होगा तभी तो चार्जशीट में जिन व्यक्ति का नाम पुलिस ने एक्यूज्ड बोल करके वहां पर लिखे हुए थे, अब वो वाकई में क्या इन्होंने ही आपका क्राइम किया है या नहीं है, वो तो कोर्ट का फाइनल डिसीजन का बाद ही ये प्रूफ होगा। दैट मीन्स पुलिस ने जो भी आपका चार्जशीट में जिनका भी नाम एक्यूज्ड का नाम रखिए, जिनको भी एक्यूज्ड पुलिस ने कहा है, तो
इसी को मान करके तो कोर्ट जजमेंट तो नहीं सुनाएगा। कोर्ट में तो ट्रायल होगा, कोर्ट में फिर एविडेंसेस वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, इसके बाद फाइनली कोर्ट डिसीजन देंगे। तो कोर्ट का डिसीजन आने में टाइम लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अरेस्ट क्यों करता है, ये बात हम कह रहे थे। तो अरेस्ट यहाँ पर इसीलिए करता है कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन, दैट मीन्स वर्डिक्ट, दैट मीन्स जजमेंट, सुनवाई जो होता है वो होने में टाइम लग सकता है। और यहाँ पर कि अगर व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेंगे, जो एक्यूज्ड है दैट मीन्स सस्पेक्टेड पर्सन है, उसको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो जब ट्रायल का दौरान, ठीक है, ट्रायल का दौरान वो वहाँ पर प्रेजेंट न हो, ठीक है, उपस्थित न हो, या तो वो कहीं भाग जाए, ठीक है। इसीलिए ट्रायल का दौरान वो व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हो, जो एक्यूज्ड है वहाँ उपस्थित हो, इसीलिए अरेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे फिर डी के बासु गाइडलाइन पर। तो डी के बासु गाइडलाइन क्या होता है, दैट मीन्स ऐसा बहुत बार आपका न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसा न्यूज़ वगैरह सुनने को मिला है हम लोगों को। और 1997 से पहले का अगर बात करेंगे, ये बहुत ही उस समय एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारा आपका अरेस्टेड पर्सन का डेथ हुआ है। दैट मीन्स पुलिस का कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन का डेथ हुआ है। और पुलिस कस्टडी में अगर अरेस्टेड पर्सन का डेथ हुआ है तो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रोकने के लिए, तो अगर पुलिस कस्टडी में अगर सस्पेक्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन का डेथ हो रहा है, तो वाकई में वहाँ कुछ तो काला है, दाल में कुछ काला है जरूर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया। ये गाइडलाइन जो है पुलिस के लिए, दैट मीन्स डी के बासु गाइडलाइन किसके लिए गाइडलाइन है, तो ये पुलिस के लिए गाइडलाइन है। और पुलिस के लिए जनरली किस रिगार्डिंग गाइडलाइन है, तो ये है पुलिस के लिए आपका जब ये अरेस्ट करते हैं सस्पेक्टेड पर्सन को, ठीक है, उस समय किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से पुलिस जो है आपका अरेस्ट करके कस्टडी में रखते हैं सस्पेक्टेड पर्सन को, यहाँ पर पुलिस को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इसी तरह से पुलिस जब क्वेश्चनिंग करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर पूछताछ करते हैं लोगों को, तो उस समय पुलिस को किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, ये पूरा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पुलिस को, इसी को कहते हैं डी के बासु गाइडलाइन। अब डी के बासु गाइडलाइन, डी के बासु नाम क्यों आया, तो एक्चुअली डी के बासु जो थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट भी थे, साथ साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट का प्रैक्टिस किए हैं, और बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट का जज के रूप में भी इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ओके। और इन्होंने ही जनरली देखे कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारे अरेस्टेड पर्सन का, दैट मीन्स जो पुलिस कस्टडी में उन लोगों का डेथ हो रहा है, तो उन्हीं लोगों का फेवर में इन्होंने PIL दर्ज किए सुप्रीम कोर्ट में। दैट मीन्स PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हम लोगों ने ऑलरेडी PIL का बारे में डिस्कस कर चुकी है इससे पहले वाला चैप्टर में। तो इन्होंने PIL फाइल किए, दैट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसने, डी के बासु ने, ठीक है। तो डी के बासु ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सीरियसली लिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु का ही नाम में पुलिस के लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन तैयार किया, पूरा गाइडलाइन की अरेस्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना होगा पुलिस को, ठीक है। और दूसरा चीज़ कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन का साथ इन लोग किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। इस तरह से जब क्वेश्चनिंग होगा, दैट मीन्स पूछताछ करेंगे पुलिस किसी को, तो उस समय भी किन किन चीज़ों पर पुलिस को ध्यान रखना होगा, ये पूरा गाइडलाइन तैयार किया। तो ये है आपका डी के बासु गाइडलाइन। तो अब देखते हैं गाइडलाइन में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइडलाइन में यही है कि जो भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो वो पुलिस को फर्स्ट तो कंप्लीट आपका ड्रेस में होना चाहिए, उनका जो यूनिफॉर्म में होना चाहिए,
और साथ साथ उनका जो नेम टैग जो होगा जिसमें उनका पूरा डेजिग्नेशन भी लिखा होगा, दैट मीन्स कौन सा पोस्ट है, उनका नाम क्या है, वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, और वो भी इंग्लिश में भी और दूसरा रीजनल लैंग्वेज में भी। दैट मीन्स अगर बिहार का पुलिस होगा तो इंग्लिश में भी उस व्यक्ति का नाम, वो पुलिस वाला का नाम वहाँ पर नेम टैग में लिखा होना चाहिए, साथ साथ हिंदी में भी। और बंगाल में होगा इंग्लिश में भी, बंगाली में भी। असम का पुलिस होगा इंग्लिश में भी, असमीज में भी। इस तरह से आपका जो पुलिस वाला है उसका नेम टैग में वहाँ पर उसका नाम, डेजिग्नेशन क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, और ये विजिबल भी होना चाहिए ताकि सामने वालों को वहाँ पर मालूम पड़े कि उनको अरेस्ट करने के लिए जो आए हैं वो पुलिस वाला कौन है, क्या उनका डेजिग्नेशन है, मतलब पोस्ट क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और सेकेंडली पुलिस को एक मेमो बनाना होगा। मेमो मतलब मेमोरेंडम, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करना होगा अरेस्ट करते वक्त भी। वो रिपोर्ट में पुलिस मेंशन करेंगे वो किस डेट में अरेस्ट कर रहे हैं, कितना बजे अरेस्ट कर रहे हैं, कौन सा जगह में वो अरेस्ट कर रहे हैं और कौन सा जगह से वो अरेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अरेस्टेड पर्सन का नाम क्या होगा। साथ साथ जब अरेस्ट करेंगे तो ऐसे ही तो अरेस्ट नहीं करेंगे, तो जिनको अरेस्ट कर रहे हैं उनका फैमिली मेंबर होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, किसी से भी वहाँ पर दैट मीन्स एक विटनेस का भी एक सिग्नेचर वहाँ पर लिया जाएगा। दैट मीन्स अरेस्ट कर रहे हैं जिस व्यक्ति को तो उनका रिलेटिव को पता चले, दैट मीन्स उनका फैमिली को पता चले, तो ये एक प्रूफ का रूप में विटनेस का भी एक सिग्नेचर लिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर उस व्यक्ति का जो रिलेटिव्स हो, अपना फैमिली मेंबर हो, वहाँ नहीं रहते, दूसरा स्टेट में होगा, बाहर होंगे, उस केसेस में पुलिस का ये ड्यूटी बनता है 8 to 12 आवर्स का बिटवीन में। दैट मीन्स अरेस्ट करने का 8 to 12 आवर्स का बिटवीन में अरेस्टेड पर्सन का फैमिली हो या तो रिलेटिव तक ये खबर पहुंचना चाहिए कि उनको अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट करके कहाँ पर रखा गया है ये भी इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को। ठीक है, और इसी तरह से जब भी पुलिस अरेस्ट करते हैं तो जिन व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, सपोज आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ये भी अधिकार है कि आप पुलिस को कहेंगे कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो। कहने का मतलब डॉक्टर द्वारा आपका बॉडी का चेकअप हो कि आपका बॉडी में कोई इंजरीज वगैरह नहीं है, आप सही सलामत है। ये इसीलिए क्योंकि जब आपको अरेस्ट करते वक्त आप सही सलामत थे, और अरेस्ट करने के बाद अब पुलिस स्टेशन में अब क्या क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानते हैं, आपको पीटेंगे, मारेंगे, करता भी ये सारा चीज पुलिस। तो इसीलिए ऐसा चीज न हो, अगर ऐसा करना इलीगल है, पुलिस नहीं कर सकते, किंतु अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए आपका एक प्रूफ है, तो आप यहाँ पर अपना फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब डॉक्टर से चेकअप भी करा सकते हो। तो इसी तरह से जब भी अरेस्ट होंगे आप, दैट मीन्स अरेस्ट होने से पहले भी पुलिस को आप ये डिमांड कर सकते हो, जब आप अरेस्ट हो रहे हैं उस समय कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो डॉक्टर द्वारा। ओके, इसी तरह से जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो उस समय भी, अरेस्ट होने के बाद भी एवरी 48 आवर्स में आपका एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा आपका प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए। ये भी डीके बासु गाइडलाइन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अरेस्टेड पर्सन का ये भी राइट है, अधिकार है कि वो अपना एक लॉयर अपॉइंट करे। दैट मीन्स जो अरेस्टेड है तो वो सस्पेक्टेड पर्सन है, उन पर आरोप है, उन्होंने क्राइम किया है, और उनका भी तो अधिकार है कि मैंने क्राइम नहीं किया है वो साबित करने का। तो साबित कौन करेंगे, तो वो अपना एक लॉयर अपॉइंट करेंगे। दैट मीन्स लॉयर अपॉइंट करने का अधिकार है। और इसी तरह से पुलिस जो है जब किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उस समय पुलिस ने जो मेमो बनाया, तो वो मेमो दैट मीन्स मेमोरेंडम, पुलिस को ये मेमो कोर्ट का पास भी भेजना होगा, कोर्ट का मजिस्ट्रेट का पास भी भेजना होगा। और इसी तरह से अरेस्टेड पर्सन जो है इनको पुलिस
टॉर्चर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दैट मीन्स चाहे कॉग्निसेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस हो, पुलिस कस्टडी में किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ पर्सन बीइंग अरेस्टेड। दैट मीन्स जिन व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उनका क्या क्या अधिकार है। ओके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 कुछ अधिकार देते हैं वो व्यक्ति के लिए जो अरेस्ट हो रहे हैं। जैसे कि जिन व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उनका पास ये अधिकार है जानने का कि उनको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, जानने का अधिकार है। आप अगर आपको पुलिस अरेस्ट करते हैं तो आप पूछेंगे कि आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका अगर लड़का होगा तो 15 ईयर्स से बिलो का अगर लड़का होगा, और इसी तरह से वीमेन महिला होगा तो सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर बॉयज 15 ईयर्स से बिलो का होगा, ठीक है, 15 साल से कम उम्र का लड़का, और महिला किसी भी उम्र का क्यों न हो, उनको सिर्फ अगर पूछताछ ही करना है, सिर्फ पूछताछ करना है तो इतना के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता है। हाँ, अगर कोई क्राइम करता है, लड़का हो या तो महिला हो, वो तो अलग बात है, किंतु सिर्फ पूछताछ के ही लिए इनको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता है। इसी तरह से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उनका अधिकार है ये कि वो एक अपना लॉयर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, अपना लॉयर को अपॉइंट करेंगे जो लॉयर इनको साबित करने में हेल्प करे कि ये निर्दोष है। अगर ये नहीं कर पाता है, क्योंकि लॉयर अपॉइंट करने का मतलब ऐसे तो लॉयर आपके लिए काम नहीं करेगा, दैट मीन्स एडवोकेट आपके लिए काम नहीं करेगा, तो आपको तो पैसा देना होगा। अगर वो आप बियर नहीं कर सकता है तो उस केसेस में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए लॉयर गवर्नमेंट दे दे। तो लॉयर बेटर रहेगा कि एडवोकेट का, है ना। ऐसे तो लॉयर कहो या तो एडवोकेट को, बात तो लगभग एक ही है, किंतु डिफरेंस इतना ही है लॉयर और एडवोकेट में। लॉयर उसी को कहते जिसने भी लॉ का पढ़ाई किया, LLB किया, LLM किया, वो लॉयर है, ठीक है। किंतु एडवोकेट तब कहा जाएगा जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगेंगे, ठीक है, केस लड़ रहे हैं, तब वो एडवोकेट कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका ये भी अधिकार है कि जब भी आपको अरेस्ट करेंगे पुलिस, तो अरेस्ट करने का 24 आवर्स का अंदर आपको पुलिस मजिस्ट्रेट का सामने में पेश करे, ठीक है। और इसी तरह से एडमिशन मेड इन पुलिस डिटेंशन कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ अगेंस्ट एक्यूज्ड। दैट मीन्स पुलिस कस्टडी में आप जो भी बयान देंगे, ठीक है, आपसे जो भी कबूल कराया जाएगा, ठीक है, हो सकता है आपको प्रेशर दे करके, हो सकता है आपको मारपीट करके, ऐसा भी तो हो सकता है पुलिस स्टेशन में, जबकि पुलिस आपसे टॉर्चर नहीं कर सकता है किंतु करता भी तो है। अगर ऐसा होता है तो इसीलिए पुलिस स्टेशन में आप जो भी बयान देंगे, हो सकता है आपने क्राइम नहीं किए किंतु पुलिस स्टेशन में दबाव में आकर के होगा, डर से होगा, या तो पुलिस का मार से होगा, आपने कबूल किए। इसीलिए पुलिस स्टेशन में जो भी चीज आप कबूल करेंगे इसको प्रूफ मान करके जो कोर्ट जो है कभी भी आपको पनिश नहीं करेगा। दैट मीन्स पुलिस का काम यहाँ पर जस्टिस दिलाना नहीं है, यहाँ पर कौन दोषी है ये डिसाइड पुलिस नहीं करेगा, ठीक है, कोर्ट ही करेगा। इसीलिए जो भी आप पुलिस स्टेशन में बयान देंगे वो सिर्फ एक चार्जशीट फाइल करने तक के लिए ही है, बाकी जो है आप दोषी है या नहीं है ये डिसाइड करेगा कोर्ट, ठीक है। ओके, तो अब इसी तरह से आप अरेस्ट तो हुए, ठीक है, मान के चलो आप अरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। अरेस्ट होने के बाद अब जैसे आपको बता दिए कि ये जो केस जो है वो तो लंबा चल सकता है, इंडिया में ऐसे भी लाखों का केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आपका केस आपका कितना वर्षों तक चल सकता है। तो आप अरेस्टेड है तो क्या आप वहीं पर रहेंगे, वहीं पर इसी तरह से बंदी होकर के रहेंगे? हो सकता है
आपने क्राइम नहीं भी तो किया होगा। जब फाइनल डिसीजन जजमेंट आएगा कोर्ट का, उस समय हो सकता है कि आपने तो क्राइम नहीं किया, ये प्रूफ हुआ कि आपने क्राइम नहीं किया है, ठीक है। तो आपको तो ऐसे फंसाया गया था। तो क्या आप यहाँ पर कि जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होगा, कोर्ट का फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आएगा, तो क्या आप जेल में ही ऐसे ही रहेंगे? तो नहीं। ऑप्शन है यहाँ पर, दैट मीन्स आपको जमानत मिल सकता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बेल, ठीक है। बेल आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेल होता क्या है? तो बेल जनरली होता है ए सम ऑफ मनी, दैट मीन्स बेल का रूप में आपको जमानत देना होगा। तो जनरली कोर्ट आपसे कुछ पैसा डिमांड करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपको ए सम ऑफ मनी deposited as security to ensure that a person appears for trial. That means court अब जो केस जो होगा कितना सीरियस होगा, कितना हीनियस होगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो जो अमाउंट जो है, जो कोर्ट जो डिसाइड करेगा, ठीक है, कितना अमाउंट आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। और वो डिपॉजिट इसीलिए करना होगा ताकि ये इंश्योर करे कि आपको बेल मिल रहा है, दैट मीन्स आपको जमानत मिल रहा है, दैट मीन्स आपको अपना फिर जो नॉर्मल लाइफ में आकर के, डेली लाइफ में आकर के अपना काम वगैरह कर सकते हो। दैट मीन्स आपको जेल में ही पड़े रहने का जरूरत नहीं है। जब बुलाया जाएगा कोर्ट तभी आप वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप फ्री है। तो इसीलिए बेल दे रहा है। तो बेल ऐसे तो नहीं देंगे। आप वहाँ तो बोल दे कि हाँ जब बुलाया जाएगा हम आएंगे, और आप नहीं जाएंगे तो वहाँ आपके लिए कोर्ट को कैसे इंश्योर करेंगे, आप कोर्ट को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप वहाँ पर आएंगे? तो इसीलिए कोर्ट आपसे सम ऑफ मनी डिमांड करते हैं, ठीक है। और उसका साथ साथ आता है श्योरिटी, SURETY। श्योरिटी कहने का मतलब होता है कि आपको जैसे ही कोर्ट बेल देगा, तो यहाँ पर कि आप जब भी कोर्ट आपको बुलाएगा डेट में, तो आपको वहाँ जाना होगा। और आप जाएंगे तो ये विश्वास दिलाने के लिए कोई एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है, आपका फैमिली से हो सकता है, आपका रिलेटिव से, या तो कोई भी हो सकता है, वो जनरली आपका ये बेल का मनी वो वहाँ पर जमा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेल का मनी जमा करता है कहने का मतलब यहाँ पर कैश जमा नहीं होता है। दैट मीन्स कोर्ट ने कहा है कि आपका बेल का रूप में 25,000 डिपॉजिट करना है, तो 25,000 कैश वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है। हाँ, सपोज होगा आपका बैंक में फिक्स डिपॉजिट, तो उसका पेपर आपका पास है। बैंक में आपका गोल्ड होगा और भी चीज होगा, तो उसका बॉन्ड पेपर वगैरह रहता है, वो पेपर आपको कोर्ट में जमा करना होगा, ठीक है। और ये इसीलिए कर रहा है ताकि आप जब कोर्ट आपको बुलाएगा तब आप वहां पर जाएंगे। और आप नहीं जाते हैं तो ये जो बेल का जो अमाउंट जो है वो कन्फिस्टिकेट करेगा कोर्ट, दैट मीन्स इसको जब्त कर देगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप डेट में अगर जा रहा है, ठीक है, जिस डेट में आपको बुलाया है आप जा रहे हैं, तो उस केसेस में बेल का रूप में जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किए वो फिर आपको मिलेगा, वापस मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे जब श्योरिटी का जब बात कर रहे हैं हम, तो जनरली श्योरिटी के रूप में कोई भी किसी का श्योरिटी के रूप में वहाँ पर बैठना नहीं चाहते। जनरली मान के चलिए आपका कोई व्यक्ति कोर्ट अरेस्ट हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप उनका श्योरिटी के रूप में वहाँ पर जाए, ठीक है। तो ठीक है, आप गए और कोर्ट ने बोला होगा इतना पैसा डिपॉजिट करना है, आपने कर दिए। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि आप कोर्ट को ये विश्वास दे रहे कि ये व्यक्ति कोर्ट में अपीयर होगा, जब बुलाया जाएगा तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। श्योरिटी का मतलब होता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। अगर नहीं जाता है तो फिर वो पैसा चला गया। तो इसीलिए जनरली श्योरिटी कोई भी बैठना नहीं चाहता है, ठीक है। हाँ, श्योरिटी के पास ये भी अधिकार है कि अगर ऐसा है कि जिनको बेल मिल गया है और बेल मिलने के बाद अगर आपको लगता है आप श्योरिटी है और लगता है कि जिनको बेल मिला है अगर वो कोर्ट में फिर डेट में नहीं जाएगा,
तो आप उनको पकड़ करके ज़बरदस्त लेके जाइए, या तो ये भी चीज़ कर सकते क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है ना। ओके, जनरली अब क्या बेल सबको मिलेगा? मतलब क्या जमानत सबको मिलेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। दैट मीन्स ऑफेंस भी तो दो टाइप का होता है, कॉग्निसेबल एंड नॉन कॉग्निसेबल। कॉग्निसेबल ऑफेंस तो हीनियस ऑफेंस होता है, तो जनरली कॉग्निसेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलता है, तो कॉग्निसेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं मोस्टली, ठीक है। इसी तरह से नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस माइनर ऑफेंस होता है, माइनर क्राइम होता है, तो इसको जनरली आपका बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं। दैट मीन्स इसमें बेल मिल सकता है, ठीक है। ओके, अब नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस होगा, दैट मीन्स माइनर क्राइम होगा, ठीक है। ये बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिल सकता है, तो इसको लेकर के आप बेल के लिए जस्ट आप अपील करेंगे आपका पुलिस स्टेशन में भी, तो आपको बेल मिल जाएगा। इसको लेकर के आपको कोर्ट में जाना जरूरत नहीं है, ठीक है। कोर्ट में अपियर होने का जरूरत नहीं है, बेलेबल अगर ऑफेंस होगा तो, ठीक है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो आपको कोर्ट में अप्लाई करना होगा, ठीक है। कोर्ट में आपको अपील करना होगा बेल के लिए, और ये कोर्ट का ऊपर में निर्भर है कि कोर्ट देखेगा कि वो आप कितना, आपका जो केस कितना सीरियस है। अगर आपको रिलीज करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है आपका केसेस में, ये देख करके आपको बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। किंतु कहना तो इतना ही है कि आपका बेल सबको नहीं मिलेगा। जनरली कॉग्निसेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलता है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं, और नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस जो होता है माइनर ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल मिलता है। तो नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस जो होगा दैट मीन्स बेलेबल ऑफेंस होगा, तो इसको लेकर के आपको बेल के लिए कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। किंतु नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो इसमें आपको कोर्ट में अपील करना होगा, और कोर्ट डिसाइड करेगा आपको बेल देना है या नहीं देना है। और जनरली कॉग्निसेबल ऑफेंस होगा तो वैसा केसेस में बेल जनरली नहीं मिलता है। इसी तरह से कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल होगा, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, मान के चलो, ठीक है। इस तरह से वो लोग अगर कोई कॉग्निसेबल ऑफेंस में अगर उन लोग अरेस्ट किया गया है, तो उस केसेस में उन लोग को जनरली बेल नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पावरफुल आदमी है, हो सकता है विटनेस भी खरीदे, जेल से अगर छोड़ देंगे तो विटनेस भी खरीदे, पूरा केस को उल्टा पल्टा कर देंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से पैसा है, पावर है, उसका उपयोग कर सकता है, तो इसलिए जनरली उसको जेल में ही रहने देता है। ओके, आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेल जो होता है, बेल कैसे हम लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर चुके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल इन ए कोर्ट। दैट मीन्स जब भी पुलिस चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, चार्जशीट फाइल करने के बाद अब केस शुरू होता है। दैट मीन्स अब जैसे पुलिस ने चार्जशीट फाइल किए तो यहाँ पर अब कोर्ट का केस वही से शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट तो डिफेंस लॉयर से। तो डिफेंस लॉयर क्या है? तो सपोज करो कि स्कूल में कोई एक टीचर आपको मारते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तो ऐसे तो टीचर बच्चे को मार नहीं सकते, तो फिर भी आप सपोज करो टीचर ने बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा, तो होगा कि उस बच्चे का पेरेंट्स ने FIR फाइल कर दिए उस टीचर का अगेंस्ट में। तो यहाँ पर टीचर का अगेंस्ट में जैसे FIR फाइल कर दिया, तो पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू किए होंगे, देखे होंगे कि हाँ बच्चे को चोट लगा हुआ है, ठीक है। और भी बच्चे होंगे, उन लोगों से भी पूछे होंगे क्या वाकई में उस टीचर ने मारे हैं। हाँ, इस तरह से अगर पुलिस कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ उस टीचर ने क्राइम किए हैं, तो पुलिस यहाँ पर
चार्जशीट फाइल करते उस टीचर का अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल करते कहने का मतलब अब टीचर हो जाते हैं एक्यूज्ड पुलिस का नज़र में, और चार्जशीट में उस टीचर का नाम जो एक्यूज्ड से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स उस टीचर को यहाँ पर चार्जशीट में एक्यूज्ड करार दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे एक्यूज करार दिया गया, चार्जशीट फाइल हो गया, तो अब यहाँ पर केस शुरू होता है। अब बात यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है बच्चों द्वारा टीचर को फंसाया गया होगा, बच्चा अपने से गिर गया होगा, चोट लगा होगा, या तो हो सकता है टीचर ने थोड़ा सा टच कर दिए थे और बच्चा ने और उसका पेरेंट्स ने उसको फिर बड़ा चढ़ा करके इस तरह से और फॉल्स दूसरे बच्चों से भी इस तरह से बुलवा करके यहाँ उसी टीचर ने मारे हैं। तो इस तरह से भी तो पुलिस का पास वो लोगों ने एक फॉल्स एफआईआर किया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो टीचर का भी यहाँ पर राइट है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। तो यहाँ पर टीचर क्या करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 यहाँ पर अधिकार देते हैं एक्यूज्ड पर्सन को कि जिन पर आरोप है उस व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं कि वो एक लॉयर अपॉइंट करे अपना चॉइस का। और लॉयर क्यों अपॉइंट करे? लॉयर इसीलिए अपॉइंट करे ताकि वो लॉयर जो है उस एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड करे। दैट मीन्स वो आरोपी जो है उन्होंने अपराध नहीं किया है ये प्रूव कराने के लिए, दैट मीन्स उनको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में एक लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं डिफेंस लॉयर। दैट मीन्स डिफेंस लॉयर जो है यहाँ पर एक्यूज्ड का साइड से आपका कोर्ट में केस लड़ते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। दूसरा लाइन पर देखिएगा, एज पर आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A अगर मान के चलो वो टीचर बहुत गरीब है, दैट मीन्स कहने का मतलब जब भी लॉयर अपॉइंट करेंगे, कोई भी लॉयर आपका केस ऐसे क्यों लड़ेगा, वो भी तो पैसा लेगा आपसे। ठीक है, अगर वो टीचर मान के चलो गरीब है और वो लॉयर का फी जो है अगर पे नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स वो लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकते, तो उस केसेस में आप यहाँ आर्टिकल 39A इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहते हैं कि स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एक्यूज्ड को एक लॉयर प्रोवाइड किया जाए स्टेट का तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओके। और इसके बाद आपका ये डिफेंस लॉयर जो है, डिफेंस लॉयर का एक्चुअली फंक्शन क्या है, तो डिफेंस लॉयर क्या काम करेंगे, तो डिफेंस लॉयर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफेंस लॉयर डिफेंड करता है कोर्ट में जनरली एक्यूज्ड को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूज्ड को वो किसी भी हालत में वहाँ पर डिफेंड करे, अगर गलत किया भी होगा तो डिफेंस लॉयर उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं। जो सही है, जो ट्रूथ है, उस अकॉर्डिंग काम करना होगा डिफेंस लॉयर को। ओके, अब डिफेंस लॉयर जो होता है जनरली कोर्ट में इनका फंक्शन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जो भी विटनेस जो है, गवाह जो है कोर्ट में पेश करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जितना भी एविडेंस, दैट मीन्स प्रमाण वगैरह एक्यूज्ड का अगेंस्ट में जो भी प्रमाण वगैरह पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में पेश करते हैं, तो यहाँ पर डिफेंस लॉयर का पास ये अधिकार है कि उसको क्रॉस एग्जामिन करे। ठीक है, और अपने तरफ से भी डिफेंस लॉयर विटनेस वगैरह वहाँ पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत बार ऐसा होते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी वहाँ पर विटनेस वगैरह प्रेजेंट करते हैं और एविडेंस वगैरह प्रेजेंट करते, हो सकता है वो बनाया गया होगा, खरीदा गया विटनेस वगैरह होगा। इसीलिए यहाँ पर डिफेंस लॉयर का पास अधिकार है कि वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करे, क्रॉस क्वेश्चन करे, एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करे। दैट मीन्स कोई विटनेस मान के चलो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रेजेंट किए कोर्ट में, और उस विटनेस ने यही कहा कि हाँ, सपोज करो कि वही टीचर वाला केसेस कि बच्चों ने
बच्चे को अगर टीचर ने मार दिया, सपोज मतलब सीन यहाँ पर ऐसा है, और यहाँ पर दूसरा बच्चे ने बोला कि वहाँ पर विटनेस के रूप में कि हाँ उसने देखे हैं, तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तो उस विटनेस को पेश किया, तो यहाँ पर डिफेंस लॉयर का पास यहाँ पर राइट है कि उस विटनेस को काउंटर क्वेश्चन करे। वो क्वेश्चन करेंगे, वो भी तो थॉरोली देखेंगे, उस घटना को जांच करेंगे और वो पूछेंगे, और हो सकता है कि उस दिन वो बच्चा उस स्कूल में आया ही नहीं हो, तो यहाँ पर डिफेंस लॉयर उसको पूछेंगे कि उस दिन तो आप थे ही नहीं, अटेंडेंस पे तो आप है ही नहीं। तो इस तरह से क्रॉस एग्जामिन वगैरह होता है, ठीक है, ये करेंगे आपका डिफेंस लॉयर। अब इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका बारे में अब हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली आपका ये रिप्रेजेंट करते स्टेट को। दैट मीन्स सिंपल से समझना है तो इतना ही है कि डिफेंस लॉयर जो है जनरली एक्यूज्ड को डिफेंड करने का काम करता है। दैट मीन्स एक्यूज्ड का तरफ से जिन पर आरोप है उनका तरफ से केस लड़ते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है जो आरोप लगाने वाले जो है या तो जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उनके तरफ से जो लड़ने वाले, जो केस लड़ने वाले जो लॉयर है, वो होता है जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे कि मान के चलो कि एक टीचर ने एक बच्चे को मार दिया और उस टीचर के अगेंस्ट में एफआईआर हुआ, तो टीचर हो गया एक्यूज्ड और टीचर का साइड से लड़ने वाला वकील जो हो गया वो डिफेंस लॉयर। और जिन बच्चों ने आरोप लगाया कि टीचर ने मारा है, दैट मीन्स यहाँ पर बच्चा जो है मान के चलो उसको विक्टिम बोलो, दैट मीन्स वो पीड़ित थे, ठीक है, जिन पर अपराध हुआ है, और उनको एक लॉयर प्रोवाइड करेंगे स्टेट ही, और वो लॉयर को कहते हैं आपका यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है विक्टिम का साइड से केस लड़ते हैं, दैट मीन्स पीड़ित का साइड से केस लड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हर हाल में जिन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है, आरोप लगाने वाले व्यक्ति को हर हाल में बचाना है, इनका ये ड्यूटी नहीं है। दैट मीन्स इनका एक्चुअल ड्यूटी ट्रूथ फाइंड आउट करना, क्या वाकई में उन पर क्राइम हुआ था, ठीक है, या तो झूठा भी एफआईआर वगैरह होगा, चार्जशीट हुआ होगा, ये पूरी तरह से ट्रूथ को फाइंड आउट करना जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है। इसीलिए आपका जब भी कोर्ट में केस चलता है, तो जैसे कि मान के चलो एक टीचर सपोज में तमांग, ठीक है, और एक बच्चा जो है मान के चलो वो बच्चा का नाम है सपोज अरुण, ठीक है, और मेरा अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है कि मैंने अरुण एक बच्चा जो है उसको मारा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोर्ट में जो केस चलता है, तो यहाँ पर टीचर तमांग, स्टूडेंट अरुण, तमांग वर्सेस अरुण केस ये नहीं बनता है। केस यहाँ पर तमांग वर्सेस अरुण नहीं होगा, केस यहाँ पर होगा आपका तमांग वर्सेस स्टेट, तमांग वर्सेस स्टेट। दैट मीन्स एक्यूज्ड में हूँ ना, एक्यूज्ड में हूँ, तो एक्यूज्ड का नाम तमांग है, तो तमांग वर्सेस, अब यहाँ आरोप लगाने वाले, ठीक है, व्यक्ति जो है उसको रिप्रेजेंट करता है जनरली स्टेट वर्ड से। दैट मीन्स यहाँ पर केस अब बनेगा तमांग वर्सेस स्टेट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इसका रोल क्या है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका कोर्ट में ये प्रेजेंट करेंगे एविडेंस वगैरह, दैट मीन्स प्रमाण वगैरह कि जिन पर आरोप है हाँ उसी ने ही क्राइम किया है, उसका एविडेंस वगैरह जो होगा वो प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। साथ साथ विटनेस वगैरह जो होगा उसको कोर्ट में बुलवाएंगे, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करते हैं। और इसी तरह से एक्यूज जो है, आरोपी जो है, उसको क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है
जब भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे एक्यूज्ड पर्सन को तो बुलिंग नहीं करेंगे, उसका डराने का धमकाने का इस तरह से काम नहीं करेंगे। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, ठीक है। दैट मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब जनरली होता तो यही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक विक्टिम को, दैट मीन्स एक पीड़ित को, ठीक है, और जो आरोप लगा रहा है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किंतु इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यही कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जज जो है, जज का रोल क्या होता है। जज जैसे ही आपका कोर्ट में ट्रायल हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर जो हुआ है उसके बाद जितना भी एविडेंस वगैरह जो होगा, ठीक है, एविडेंस विटनेस वगैरह जितना भी प्रेजेंट किया होगा कोर्ट में, उसका बेसिस में, ठीक है, फाइनली यहाँ पर जज कंक्लूजन में आते हैं कि वाकई में एक्यूज्ड पर्सन क्या गिल्टी भी है, क्या वो दोषी भी है। अगर ये जो एविडेंस या तो विटनेस ये सब अगर देखने के बाद यही कंक्लूजन में आते कि हाँ एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है, तो वहाँ पर उसी अकॉर्डिंग इंडियन पिनल कोड कौन सा सजा सुनाता है, आईपीसी इंडिया का भारतीय दंड संहिता जिसको कहते हैं, वो उस क्राइम के लिए कौन सा सजा सुनाता है वो सजा सुनाएंगे जज, ठीक है। ये जज का रोल है, ओके। और जो भी है, जज हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, डिफेंस लॉयर हो, वो जब भी कोर्ट में एक्ट करेंगे तो इम्पार्शियली करना चाहिए, या पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर कोई भी विटनेस हो, एविडेंस हो, वो मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। सही गलत सही ढंग से पेश करना चाहिए ताकि यहाँ पर आप लोगों को जस्टिस मिले, ओके। और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अब फेयर ट्रायल के बारे में। फेयर ट्रायल क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर ट्रायल का मतलब यही है कि जो भी ट्रायल कोर्ट में हो रहा है वो इम्पार्शियली होना चाहिए। दैट मीन्स किसी का पक्ष लेकर के, ठीक है, या तो पैसा से बिका हुआ, किसी को डरा करके धमका करके, इस तरह से आपका कोई भी ट्रायल वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो ट्रूथ है वो सामने आना चाहिए, यही तो फेयर ट्रायल है। और इसी तरह से जब भी कोर्ट में ट्रायल होता है, ट्रायल कहने का मतलब जैसे ही चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में, चार्जशीट फाइल करने के बाद विटनेस को बुलाना, एविडेंस वगैरह को पेश करना, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा एक्यूज्ड को क्वेश्चनिंग करना, इसी तरह से डिफेंस लॉयर द्वारा फिर आपका विटनेस जो है उसको क्रॉस क्वेश्चन वगैरह करना, ये सारा चीज़ तो ट्रायल का पार्ट है। जब तक केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा, फाइनल सुनाई नहीं आएगा, तब तक ये जितना भी एक्टिविटी होता है वह ट्रायल कहते हैं उसको, ठीक है। और ट्रायल जो होता है जनरली ओपन कोर्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये बंद दरवाजा के अंदर में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो एक्यूज्ड है, उनका रिलेटिव हो, उनका फैमिली मेंबर हो, वो सब का सामने में यहाँ पर ट्रायल होना चाहिए, तभी इसको फेयर ट्रायल कहा जाएगा। और इसी तरह से जो एक्यूज्ड है उनको पूरा ये अधिकार देना चाहिए कि वो अपना चॉइस का एक लॉयर को अपॉइंट करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो स्टेट इनको एक लॉयर प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी फेयर ट्रायल है। और इसी तरह से फेयर ट्रायल का अंदर आते हैं कि जो भी एक्यूज्ड जो है, दैट मीन्स जो भी गिल्टी जो है, ठीक है, इनको एफआईआर का जो पेपर जो है, ठीक है, चार्जशीट का पेपर, विटनेस एंड एविडेंस का वो सारा पेपर एक्यूज्ड कहो या तो गिल्टी आप कहो, उसको भी प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको भी पता चले कि उनको यहाँ पर दोषी साबित किया है तो क्या क्या बेसिस पर साबित किया है, वो सारा चीज़ उनको भी देखने को वहाँ पर अवसर मिले, तभी इसको फेयर ट्रायल कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आईपीसी, इसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी इसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड या तो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कहते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो आईपीसी और सीआरपीसी जनरली आ ही जाता है। तो इंडियन पिनल कोड, इसको इंडियन पिनल कोड या तो आईपीसी, इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और सीआरपीसी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर या तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी और आईपीसी में
आपका डिफरेंस क्या है, तो ये एक्चुअली है तो लेंदी बहुत सारा चीज इसके अंदर में। तो जो भी हो, एक सिंपल सा आपको जानना है, तो आप दोनों में डिफरेंस इतना ही है। जैसे कि मान के चलो सीआरपीसी जनरली डिफाइन करता है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ केसेस होता है कॉग्निसेबल, कुछ होता है नॉन कॉग्निसेबल, ठीक है। अब कौन सा केस कॉग्निसेबल है, कौन सा केस नॉन कॉग्निसेबल है, इसको डिफाइन करता है सीआरपीसी, ठीक है। और इसी तरह से आपका घर में सपोज चोरी हुआ, आप घर में नहीं थे तब चोरी हुआ, ठीक है, या तो आपको पता ही नहीं चला घर से चोरी हुआ, ठीक है, आपका प्रेजेंस में ही चोरी हुआ किंतु आपको पता नहीं चला, ठीक है, वन सिचुएशन। दूसरा, 2 या 3 आदमी आपका घर में आया और आपका जो सर पर गन रख करके या तो आपको डरा करके धमका करके आपसे पैसा हो, ज्वेलरी हो, आपसे ले गए, सेकेंड सिचुएशन। अब थर्ड देखते हैं, 5 या तो 5 से ज़्यादा लोग आपका घर में आए, हो सकता है हथियार का साथ आए और आपको डरा करके धमका करके आपसे ज्वेलरी हो या तो आपसे पैसा ले गए। अब तीनों को यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो है किस तरह से डिफाइन करता है, तो आप घर में नहीं थे, घर से चोरी हो गया, या तो आप घर में थे किंतु आपको पता नहीं चला, चोरी हो गया, तो इसको थेफ्ट कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसी तरह से आप घर में थे, 2 या 3 आदमी आए आपका घर में, आपको डरा करके धमका करके आपसे ज्वेलरी हो, मनी हो, पैसा हो, आपसे लेके गए, ठीक है, इसको जनरली कहते हैं रॉबरी। और इसी तरह से 5 या 5 से ज़्यादा आदमी आपका घर में आते, आपको डरा करके धमका करके आपसे पैसा हो, ज्वेलरी लेके जाते, इसको कहते हैं डकैती, फिर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दैट मीन्स यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है यहाँ पर डिफाइन करता है कि किस टाइप का क्राइम को कॉग्निसेबल कहे, किस टाइप का क्राइम को नॉन कॉग्निसेबल कहे। दैट मीन्स क्राइम को डिफाइन करने का काम करते क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। और आईपीसी जो है यहाँ पर ये पनिशमेंट क्या होगा, क्राइम क्या किया है तो पनिशमेंट क्या होगा, दैट मीन्स आईपीसी डील करता है पनिशमेंट से। दैट मीन्स किस टाइप का पनिशमेंट देना है ये आईपीसी उसका बारे में बताते, ठीक है। दैट मीन्स आईपीसी पनिशमेंट का बारे में बताते। इस तरह से आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है जेनरली अगर बिलो 18 ईयर्स एज का, दैट मीन्स टीनेजर, ठीक है, टीनेजर कोई भी अगर क्राइम करते हैं तो जनरली इसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम उसको देखते हैं इंडिया में, ठीक है। जुवेनाइल मतलब ही जनरली टीनेजर ही होता है, किशोर लोग, ठीक है। दैट इज 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स का जो भी क्या लोग जो होंगे यहाँ पर बच्चा जो होंगे क्राइम करता है तो इसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम देखते हैं। और इसको लेकर के फिर आपका जो जेल वगैरह जो होगा वो भी अलग ही होता है। दैट मीन्स इसको जनरली जेल भी नहीं कहा जाता है, तो बच्चा है, समझदारी नहीं है, तो इनको जनरली सुधार केंद्र भी कहते हैं जहाँ पर इनको सुधारा जा सके, ठीक है, और इस तरह से क्राइम करने से बचाया जा सके, उनमें अच्छा परिवर्तन ला सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करते चैप्टर 6 द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which of the following is true about the procedure called the D.K. Basu guideline? That means D.K. Basu guideline का अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन दिया है, ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है ए, बी एंड सी, उनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ए में दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा D.K. बासु गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस के लिए दिया हुआ गाइडलाइन है, सही है ये ऑप्शन करेक्ट। बी नंबर, पुलिस ऑफिशियल्स जो है दैट मीन्स पुलिस को यहाँ पर D.K. बासु गाइडलाइन को फॉलो करना होगा किसी को अरेस्ट करते वक्त और उसको बंदी बना के रखते वक्त, तो बी ऑल्सो करेक्ट। सो ए एंड बी बोथ करेक्ट, दैट मीन्स सी में बोथ ए एंड बी करेक्ट बोल के लिखे तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसी तरह से व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या क्वालिटी होना चाहिए? ए, ही शुड बी बायस्ड, दैट मीन्स
वो जो है किसी एक का पक्ष लेकर के लड़ना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर पार्शियलिटी करना चाहिए बोल रहा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, उसको इम्पार्शियली एक्ट करना चाहिए। तो ए रॉन्ग। बी, he shouldn't present all perspective of a case justly so that the court can pass a fair judgment। तो बी ऑप्शन यही बोल रहे कि उनको कोर्ट का सभी साइड, सभी पक्ष को रखना नहीं चाहिए बोल रहे। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वहाँ पर किसी भी केस का आपका सारा पक्ष को वहाँ पर, टोटल साइड्स को वहाँ पर रखना चाहिए ताकि फेयर जजमेंट हो। तो इसीलिए बी ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग। सी, he should present all fact, evidence collected by police and examine all witness so that truth is revealed। तो C option is correct। B, who performs the following function? Police, public prosecutor, defense lawyer, judge। ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? Catches a 5-member gang who stole cars from अशोक नगर। दैट मीन्स अगर किसी चोर को पकड़ना होगा तो वो कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज और पुलिस। डेफिनेटली पुलिस। और इसी तरह से ग्रांट्स अ बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो उसमें जो बेल कौन देता है? तो पुलिस तो देगा नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, डिफेंस लॉयर नहीं, जज। दैट मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जज डिसाइड करेंगे बेल देना है या नहीं। प्रोसिक्यूट्स अ मैन एक्यूज्ड ऑफ फिजिकली एब्यूजिंग हिज वाइफ फॉर डाउरी। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोसिक्यूट वर्ड आया है तो प्रोसिक्यूट कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। दैट मीन्स ऑफिशियली किसी को चार्ज करना, दैट मीन्स आरोप लगाना। तो ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कोर्ट में, ठीक है। डिफेंड बोल रहा है यहाँ पर आपका फिर नेक्स्ट में। तो डिफेंड कौन करता है? तो डिफेंस लॉयर ही डिफेंड करने का काम करता है एक्यूज्ड को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन गेटिंग ए क्राइम। पुलिस का रोल क्या है? क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने में, ठीक है। ए नंबर, टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। ये करेक्ट है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन का बेसिस पर फर्दर एक्शन लेना, दैट मीन्स चार्जशीट वगैरह फाइल करना, करेक्ट है। बी, प्रिवेंटिंग क्राइम, क्राइम को प्रिवेंट करना भी है, दैट मीन्स सी में बोथ ए एंड बी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हाट आर नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस? तो यहाँ पर आपका नॉन कॉग्निसेबल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पब्लिक न्यूसेंस, असॉल्ट, मिसचीफ, ओके। ए में मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट है, वो कॉग्निसेबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। व्हाट इज द रोल ऑफ पर्सन हु मे हैव टू स्टैंड एज श्योरिटी? श्योरिटी का मतलब कि आपका किसी को अगर बेल मिल रहा है तो उनको बेल ऐसे ही नहीं मिलेगा, एक गारंटर का रूप में। दैट मीन्स एक श्योरिटी जो ये श्योर करे कि हाँ जिनको बेल मिल रहा है वो व्यक्ति को जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट में तो वो कोर्ट में अपीयर होंगे बोल करके जो एक व्यक्ति इंश्योर करता है उसका जिम्मेदारी जो लेते हैं तो इसको कहते हैं श्योरिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में he she is responsible for ensuring that the suspected person shows up for the trial। that means श्योरिटी वही होता है जो इंश्योर करते हैं कि सस्पेक्टेड पर्सन जो है जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तो वो कोर्ट में अपीयर होंगे, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है कह रहा है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, श्योरिटी का काम यही होता है। बी नंबर, ही सी विल बी अंडर हाउस अरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सस्पेक्ट। दैट मीन्स श्योरिटी जो भी बैठते हैं वो हाउस अरेस्ट होते हैं बोल रहे, तो ऐसा तो नहीं, बी ऑप्शन रॉन्ग है। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दैट मीन्स श्योरिटी का मतलब इतना ही है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जिनको बेल मिल रहा है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो कोर्ट में अपीयर होगा बोल करके वो अपने तरफ से इंश्योर करते कोर्ट को। इसका मतलब ये नहीं कि इनको खुद को वहाँ पर अरेस्ट होकर के बैठना पड़ेगा, हाउस अरेस्ट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थर्ड आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज वारंट? वारंट क्या होता है? ये परमिशन है कोर्ट द्वारा दिया गया जनरली पुलिस को, और किस केसेस में कि नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति का अरेस्ट करना होगा
तो कोर्ट द्वारा दिया गया परमिशन पुलिस को, तो वो होता है आपका वारंट। इसी तरह से व्हाट आर द राइट्स एंजॉयड बाय द इन्फॉर्मेंट इफ एन ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूज टू फाइल अ केस। दैट मीन्स इन्फॉर्मेंट कहने का मतलब जैसे कि एफआईआर फाइल करने के लिए आप पुलिस स्टेशन गए, दैट मीन्स आप इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, तो आप इन्फॉर्मेंट हुआ। अगर पुलिस एफआईआर करने के लिए मना करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, तो आपका पास और क्या क्या राइट बचा है, तो वही है आप एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पास जाइए, या तो नहीं होता है आप कोर्ट का मजिस्ट्रेट का पास जाइए, नहीं होता है तो ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह बहुत सारा पड़ा है वहाँ पर जाइए। ओके, व्हाट इज़ अ चार्जशीट? चार्जशीट क्या है? तो ये एक रिटर्न रिपोर्ट है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको तैयार करते हैं, और जैसे ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको जो भी फाइंड आउट होता है, जैसे इनको लगता है कि हाँ वही व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो उस बेसिस पर ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं उस सस्पेक्टेड पर्सन के अगेंस्ट में, और कोर्ट में उसको आपका पेश करते। ये होता है आपका एक चार्जशीट। नाउ हु इज़ अ डिफेंस लॉयर? डिफेंस लॉयर कौन होता है? डिफेंस लॉयर वही लॉयर होता है जिनको एक्यूज्ड अपॉइंट करते हैं अपना केस में डिफेंड करने के लिए। दैट मीन्स अपना केस में डिफेंड करने के लिए कहने का मतलब कि अपने आप को यहाँ पर निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ पर एक्यूज जिस लॉयर को अपने तरफ से अपॉइंट करते हैं उसको डिफेंस लॉयर कहते हैं। लिस्ट द फॉलोइंग। डी के बासु गाइडलाइन क्या है बोल रहे हैं। डी के बासु गाइडलाइन फर्स्ट ऑफ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस को दिया हुआ गाइडलाइन है, और किस रिलेटेड? अरेस्ट से रिलेटेड, इंट्रोगेशन से रिलेटेड और डिटेंशन से रिलेटेड। दैट मीन्स अरेस्ट करते वक्त, इसी तरह से डिटेंशन दैट मीन्स किसी को बंदी बना के रखते वक्त, और पूछताछ करते वक्त इनको कौन कौन सा चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पुलिस को, यही है आपका डी के बासु गाइडलाइन। तो डी के बासु गाइडलाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल यही है आपका कि पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो वो कंप्लीट यूनिफॉर्म में होना चाहिए, नेम टैग होना चाहिए, दैट मीन्स उनका नेम, डेजिग्नेशन, पोस्ट क्या है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और सेकेंडली पुलिस को एक अरेस्ट मेमो बनाना होगा जिसमें उनको लिखना होगा कि अरेस्ट का टाइम, डेट, प्लेस, और साथ साथ वो जो मेमो होगा उस पर साइन चाहिए एक विटनेस का, हो सकता है फैमिली मेम्बर का, हो सकता है रिलेटिव्स का, या तो फ्रेंड, ठीक है। और जो मेमो जो है उस पर फैमिली मेम्बर का साइन नहीं है, दैट मीन्स विटनेस का साइन में फैमिली मेम्बर का नहीं है, दैट मीन्स फैमिली मेम्बर आउटसाइड किसी दूसरा डिस्ट्रिक्ट या तो दूसरा स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पर पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है 8 to 12 आवर्स के अंदर में उन लोगों तक ये खबर पहुँचाए कि वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और कहाँ पर रखा गया है वो भी इन्फॉर्म करे। पुलिस थर्ड में डी के बासु गाइडलाइन यही कहते हैं कि पुलिस 15 ईयर्स एज, दैट मीन्स 15 ईयर्स, अंडर 15 ईयर्स का जितना भी आपका बॉयज है और वीमेन जो है इनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सिर्फ पूछताछ के लिए बुला नहीं सकते हैं। और इसी तरह से जब भी अरेस्ट होता है व्यक्ति, एवरी 48 आवर्स में उनको किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा उनका चेकअप होना चाहिए। व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर क्या है और एफआईआर फाइल करने का प्रोसीजर क्या है? एफआईआर जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, ये एक रिटर्न रिपोर्ट है जो पुलिस द्वारा रजिस्टर करते हैं अपना एफआईआर डायरी में, ठीक है। अब एफआईआर जो है विक्टिम फाइल कर सकते, दैट मीन्स किसी का अगर रेप हुआ तो जो रेप हुआ वो व्यक्ति जो है यहाँ पर आपका विक्टिम हुआ, विक्टिम फाइल कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका रिलेटिव्स वगैरह फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से विटनेस, दैट मीन्स जिसने भी वो घटना होते हुए जिन्होंने भी देखा है वो व्यक्ति एफआईआर फाइल कर सकता है। और एफआईआर फाइल कैसे करेंगे? ये ओरली भी कर सकते हैं, दैट मीन्स पुलिस स्टेशन में जाकर के आप ओरली कह सकते हो, बोल सकते हो, या तो आप रिटर्न वे में भी आप वहाँ पर दे सकते हो। ओके, और एफआईआर में क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, अपराध कहाँ पर है, ऑफेंस कहाँ पर हुआ है, और बाकी जितना भी आपका उस अपराध से रिलेटेड आपका फैक्ट वगैरह। और एफआईआर जब भी फाइल करेंगे, यहाँ पर जो भी व्यक्ति एफआईआर फाइल करने के लिए जाते हैं या तो ओरली पुलिस को बताते हैं या तो लिख करके देते हैं, तो ये अपना एड्रेस और नेम भी वहाँ पर मेंशन करना चाहिए। और एफआईआर जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हैं।
डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, तो मोस्टली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, दैट मीन्स सीरियस ऑफेंस, सीनियस ऑफेंस जो होता है वो नॉन बेलेबल होता है, दैट मीन्स इसमें आसानी से बेल नहीं मिलता है। और बेलेबल ऑफेंस जो होता है, बेलेबल ऑफेंस में जस्ट यहाँ पर आपका अरेस्टेड पर्सन जो है बेल अमाउंट पे करेंगे और इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं और इनको बेल मिल जाएगा। हाँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो इतना आसानी से इनको बेल नहीं मिलता है, इनको कोर्ट में अपील करना होगा और कोर्ट यहाँ पर इनको बेल देंगे या नहीं देंगे ये कोर्ट पर आपका निर्भर करता है। दैट मीन्स केस कितना सीरियस है उस पर डिपेंड करता है। और in case of non-bailable offense it is up to the court whether to grant bail or not to the arrested person। that means वही है कि उनको बेल देना है या नहीं देना है, ये डिपेंड करता है कोर्ट पर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो। रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल है आपका, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जनरली अगर देखा जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है आपका विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है, विक्टिम का साइड से, दैट मीन्स उसका पक्ष से आपका कोर्ट में केस लड़ते हैं। किंतु अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग यही कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है जितना भी एविडेंस वगैरह जो होगा, प्रमाण जो होगा, विटनेस गवाह वगैरह जो होगा वो कोर्ट में पेश करना, ठीक है। और इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है एक्यूज्ड जो आपका जिन पर आरोप है उनसे क्वेश्चन वगैरह करना, ठीक है। हाँ, ये नहीं कर सकते कि उसको डरा करके धमका करके इंसल्ट करना, ये नहीं कर सकते। और इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब भी केस को प्रेजेंट करेंगे, जब भी आपका कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर स्टेट को, तो ये इम्पार्शियल इनको एक्ट करना चाहिए। दैट मीन्स किसी का एक साइड लेकर के इस तरह से एक्ट करना नहीं चाहिए। इनका मेन रोल होगा आपका ट्रूथ फाइंड आउट करना, ताकि यहाँ पर आपका फेयर जजमेंट मिले। आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 39A इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रोल क्या है? आर्टिकल 22 जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही अधिकार देते हैं कि किसी भी किसी भी आपका एक्यूज जो है उनको यहाँ पर अधिकार देते हैं कि वो अपना चॉइस का एक लॉयर को अपॉइंट करें, ठीक है। और नंबर 2 यहाँ पर कि आर्टिकल 22 ये भी अधिकार देते हैं अरेस्टेड पर्सन को कि उन पर पुलिस कस्टडी में कोई भी टॉर्चर न हो। दैट मीन्स पुलिस उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। और बॉयज़ अंडर 15 ईयर्स हो या तो वीमेन किसी भी एज का हो, उसको सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता है। और पुलिस स्टेशन में जो भी एडमिशन करेंगे, दैट मीन्स जो भी चीज़ कबूल करेंगे, इसको प्रूफ का रूप में नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स जो भी पुलिस स्टेशन में जो भी अरेस्टेड पर्सन कबूल करता है वो पुलिस स्टेशन तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। इससे इनका जो जजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। और इसी तरह से आर्टिकल 39A जो है ये अरेस्टेड पर्सन को यही अधिकार देते हैं कि अगर वो गरीब है, वो अपना लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉयर प्रोवाइड करे। हॉट्स में देखिए, वाई इज टेररिस्ट एक्टिविटी यूजुअली कंसिडर्ड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो टेररिस्ट एक्टिविटी को बेलेबल ऑफेंस कैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम बेल देंगे तो ये हमारा ही नेशन के लिए एक इनसिक्योरिटी हो जाएगा, कब क्या कर दे, ठीक है। और ये जो क्राइम जो है टेररिस्ट लोग जो करते हैं, तो ये डेफिनेटली किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में तो नहीं है, ये पूरा नेशन के अगेंस्ट में है, तो हम कैसे बेल दें इसको। और इसी तरह से ये हीनियस क्राइम है, कॉग्निसेबल ऑफेंस है, और बेल अगर उनको देते हैं तो ये हमारा देश के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ओके, थैंक यू।